तो किसी ने कहा हम्म, था कि 1990 में अगर आप 1 किलो सोना लेके जाते हो तब हम्म, मारुति की गाड़ी खरीद सकते हो। आज आप हम्म, 1 किलो सोना लेके जाते हो तो आप एक BMW भी खरीद सकते हो। जनरली लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जब बढ़ते हैं तो गोल्ड प्राइसेस हम्म, स्टेबल रहते हैं या गिरते हैं, और स्टॉक मार्केट जब गिरते हैं तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ने हम्म, लग जाते हैं। हम्म। कितनी सच्चाई है मैम ये बात में? स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रन अप हो गए हैं। तो हो सकता है कि गोल्ड के एलोकेशंस कुछ सालों में बहुत नीचे चले जाएं। क्या एक 25 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड और 45 ईयर ओल्ड के लिए कितना कितना हम्म, परसेंटेज ऑफ गोल्ड हमको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, हम्म। ताकि एक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन इन तीनों ही एज ग्रुप को मिल जाए? जीएसटी दोनों में 3% जीएसटी होता थ्री है, परसेंट फिजिकल गोल्ड में भी होता है और ईटीएफ्स में भी होता है। सो लिस्टेड अनलिस्टेड टैक्सेशन एक है। अगर है 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म इज 12.5% एंड शॉर्ट टर्म इज स्लैब रेट। फिजिकल में आपकी अगर ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस आर वेरी एक्सपेंसिव, और नहीं है गोल्ड बार्स हैं तो भी स्टोरेज कॉस्ट होगी, लॉकर एक्सपेंसेस होंगे, एनुअल एक्सपेंसेस होंगे, रिस्क भी है उसमें। तो आपको ये ट्रेंड कैसा लगता है, कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ता जाएगा या फिर देयर विल बी सम वॉलिटिलिटी इन द फ्यूचर? थैंक यू सो मच शैली मैम फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट अभी तक जो रिकॉर्ड किए हैं वो इक्विटी के अराउंड है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अराउंड है। बट आई थिंक हमारे चैनल पे भी ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल द मोर ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि गोल्ड अभी के टाइम पे बहुत अच्छा एक रैली दे रहा है। इट हैज़ कम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जहाँ पे गोल्ड का इतना अच्छा मूव दिख रहा है, एंड पीपल आर शिफ्टिंग सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स गोल्ड। तो आई एम वेरी श्योर कि उनको बहुत इंक्विजिटिव होंगे जानने के लिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा मोड बेस्ट है, फिजिकल लेना चाहिए, डिजिटल लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लेना चाहिए, ETFs के थ्रू लेना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो शुरुआत करते हैं मैम आपसे समझने की कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमको गोल्ड में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए? Thank you for having me here, Kunal. It's a pleasure to be talking to you and the audience. Yes, very right question. The first question कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना है, गोल्ड एज एन एसेट क्लास की अहमियत क्या है। सो गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज है। वो कोई करेंसी को की वैल्यूएशन कम होने में मदद करता है, उसको डीवैल्यू नहीं होने देता। जैसे दूसरी करेंसीज जो हैं वो डीवैल्यू हो जाती हैं, पर गोल्ड एक हेज है करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट भी, क्योंकि गोल्ड की खुद की वैल्यू लूज नहीं होती। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि गोल्ड अपनी परचेजिंग पावर, अपनी वैल्यू को इंटैक्ट रखता है, वो स्थिर रखता है। एंड तीसरा ये है कि जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा जो मिडल ईस्ट टेंशन्स चल रहे हैं, जब वो इवेंट्स होते हैं उस टाइम पर, उस समय पर गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो और ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो गोल्ड को सपोर्ट करती हैं, गोल्ड प्राइसेस को। और हाई इन्फ्लेशन जो पहली चीज है वो क्यों हाई इन्फ्लेशन होता क्यों है? हाई इन्फ्लेशन हो सकता है आपकी सप्लाई डिमांड मिसमैच होने की वजह से, या कहीं पे कोई कमोडिटी का की कोई भी कमोडिटी की कमी हो जाए या सप्लाई चेन डिसरप्शन आ जाए। तो वो एक रीजन हो सकता है कि इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाए, उनकी उन कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए। या फिर फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को काफी बढ़ा हुआ है अगर, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो उसकी वजह से भी फिजिकल रीजन ये है। या गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर बोरोइंग कर रहा है जैसे, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग होने की वजह से जो ओवरऑल फंड्स अवेलेबिलिटी है सिस्टम में वो कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से फिर ऑब्वियसली देयर विल बी हाई इन्फ्लेशन। या फिर मॉनेटरी रीजंस भी हो सकते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो जाके बहुत मनी प्रिंट कर रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काफी सारी सेंट्रल बैंक्स ने मनी प्रिंटिंग किया था। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन का सिनेरियो ला सकते हैं। एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो एक दूसरा पहलू है गोल्ड एसेट के होने का, या इन्वेस्टर्स के गोल्ड एसेट में इन्वेस्ट करने का,
वो ये है कि हमने देखा है कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा है, हमने 2023 रशिया यूक्रेन एंड इसराइल हमास वॉर्स देखे हैं, पावर टसल्स देखी हैं, हमने कोविड पीरियड भी देखा है जो कि एक ना ही इकोनॉमिक इवेंट है ना ही जियोपॉलिटिकल इवेंट है, बट एक बहुत ही यूनिक तरह का इवेंट था। तो ये सारे इवेंट्स में भी गोल्ड प्राइसेस आगे ज्यादा बढ़ते हैं, और पोर्टफोलियोज में अगर गोल्ड हो तो अच्छा रहता है। तो मैम इसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह ट्रीट करते हैं कि जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तब गोल्ड लेते हैं, या फिर इन जनरल भी गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है? सो अब गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली परचेज किया जा रहा है, और एक ये सोच आ चुकी है काफी पोर्टफोलियोज में कि गोल्ड एक पेरिनियल इन्वेस्टमेंट है जो आपका 15 to 20% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में रह सकता है। आपने डी डॉलराइजेशन सुना ही होगा, तो गोल्ड डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन का डिस्कशन ये है कि काफी सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अगर डॉलराइजेशन में बिलीव करते हैं और बहुत सारे डॉलर एसेट्स होल्ड करते हैं, तो भी उन्हें लगता है कि डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है या आ सकता है, तो वो एक हेज की तरह उससे यूज करते हैं और गोल्ड एसेट्स बाय करते हैं। और जो कई सारे दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे रशिया एंड चाइना है जिनके पास ऑलरेडी बहुत डॉलर एसेट्स हैं। चाइना का जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व है एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल रिजर्व एसेट्स कुछ 5% है। तो चाइना, रशिया, इंडिया, दे हैव बीन बाइंग गोल्ड एंड टू डाइवर्सिफाई अमंगस्ट द रिजर्व करेंसी। डॉलर रिजर्व करेंसी जरूर है, एंड रिजर्व करेंसी होने का कोई ट्रीटी नहीं है या उसका कोई लॉ नहीं है, बट अपनी बल पे, अपनी स्ट्रेंथ पे डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गेट्स सेटल्ड इन डॉलर्स। 60% जो रिजर्व करेंसी, रिजर्व एसेट्स हैं वो डॉलर में हैं। बहुत सारी कंट्रीज यूएस डॉलर बोरो करती है यूएस से, और यूएस को लेंड भी करती है। एंड जैसा कि मैंने कहा, काफी सारी ट्रेड सेटल, 50% ट्रेड भी सेटल होती है। तो जो यूएस डॉलर का जाल है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल वीव हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो एकदम करेक्ट। से इस रिजर्व करेंसी का चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे हो सकता है, बट एट द सेम टाइम, बिकॉज गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, दैट इज वाई गोल्ड का भी और इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू रहती है, उसका हिस्टोरिकली उसका परचेसिंग पावर रहा है, तो उसकी भी अपनी एक स्ट्रेंथ है, तो वो भी एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस लिए हुए है। एंड दैट इज वाई इफ गोल्ड ऑल्सो हैज अ रिजर्व करेंसी स्टेटस विद ऑल द अदर थिंग्स दैट वी स्पोक अबाउट, हाई इन्फ्लेशन फेजेस हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज, उसके अलावा ये जो एक रीजन है, और इस रीजन की वजह से सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूसली बाय कर ही रहे हैं, और ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। जब तक कि गोल्ड एसेट्स एक बहुत अच्छा खासा शेयर ना ले लें रिजर्व एसेट्स का, मेरे ख्याल से गोल्ड will be considered as an asset for a perennial investment, continuous investment. मैं कहीं पढ़ रहा था रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन पॉइंट एंड रिगार्डिंग द वैल्यू दैट गोल्ड होल्ड्स। तो किसी ने हम्म, कहा था कि 1990 में अगर आप 1 किलो सोना लेके जाते हो तब हम्म, मारुति की गाड़ी खरीद सकते हो। आज हम्म, आप 1 किलो सोना लेके जाते हो तो आप एक BMW भी खरीद सकते हो। सो absolutely दैट इज great. द Yeah. दैट इज द स्ट्रेंथ दैट गोल्ड होल्ड्स। दैट इज वेरी ट्रू। मैम, सो Yes. इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस, हमने गोल्ड के प्राइजेस इंडियन करेंसी में ही मैं बात करता हूँ पिछले कुछ दिनों में स्पेशली बढ़ते हुए देखा है। तो आपको Hmm. ये ट्रेंड कैसा लगता है, कंटिन्यूअसली ऐसे बढ़ता जाएगा या फिर देयर विल बी सम वॉलेटिलिटी इन द फ्यूचर? सो नियर टर्म में हमारा हाउस व्यू ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस दोनों ही आगे बढ़ेंगे, और डेटा के हिसाब से, बट सिल्वर विल बी रिस्कियर बिकॉज उसको डेटा देखना होगा, चाइना रिकवरी का और दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमीज रिकवरी का। बट गोल्ड का जो रीजन है, सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू रह रही है, और जियो पोलिटिकल टेंशन, पावर टसल, जियोग्राफिकल वॉर्स, वो जो है वो टेंशन इन मिडल ईस्ट, रशिया एग्रेशन,
दोज थिंग्स कंटिन्यू. सो वी फील, हमें लगता है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो इन द नियर टर्म डेफिनेटली सपोर्टेड रहेंगे, और वी आर पॉजिटिव ऑन द गोल्ड प्राइसेस इन द नियर टू मीडियम टर्म फॉर श्योर. एंड मैम गोल्ड का एक हिस्ट्री क्या रहा है कि कैसे गोल्ड इवॉल्व हुआ है करेंसी के तौर पे, फिर इस करेंसी, हम्म. फिर फिएट मनी ने गोल्ड को एज ए बैकिंग यूज करके फिएट मनी आया हमारे सिस्टम्स में, और हम्म. अभी धीरे धीरे लोगों को फिएट मनी की तरफ सिस्टम से थोड़ा थोड़ा भरोसा कम होता जा रहा है। तो अगेन ये पूरा हिस्ट्री क्या रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत आप इस पे हमको एक्सप्लेन करेंगे? सो ब्रेटन वुड्स का नाम सभी ने सुना होगा. ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था. सो 18th टू 20th सेंचुरी में अगर हम पढ़ें, और जो पढ़ते हैं हम, ब्रिटिश पाउंड वाज द रिजर्व करेंसी. उसके बाद 20th सेंचुरी से यूएस डॉलर डोमिनेंट करेंसी हो गई, और इसमें भी 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि गोल्ड के जितने रिजर्व्स हैं उसके अगेंस्ट में करेंसीज को और डॉलर को पेग कर दिया जाएगा, मतलब उसको ओके। टाई कर दिया जाएगा उससे. फिर आगे जाके 1971 में वो गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने सेट किया था, वो गोल्ड स्टैंडर्ड को डिसमेंटल कर दिया गया, और यूएस डॉलर तब से डोमिनेंट रहा है. और एज वी डिस्कस्ड कि वो इतना आसान नहीं है उसको डिरेल करना, यूएस डॉलर को, उसकी डोमिनेंस को. तो वो रहेगा. बीच में आपने बिटकॉइन का भी जिक्र डेफिनेटली सुना होगा, और बिटकॉइन हैज बीन वेरी वॉलेटाइल. तो बिटकॉइन भी इस रिजर्व करेंसी स्टेटस के लिस्ट में आया था. चाइनीज रन्नी भी इस लिस्ट में आया था, बट लार्जली एट द टॉप अगर हम देखें तो यूएस डॉलर एंड गोल्ड हैज बीन द लार्जर डिस्कशन कि ये दो रिजर्व करेंसीज हैं, और इसीलिए इनका इनवर्स रिलेशनशिप भी है, क्योंकि ये दोनों ही रिजर्व करेंसीज हैं. और इसीलिए आप कभी भी देखेंगे तो जब फेड रेट हाइक करता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, और जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है तो थियोरेटिकली एंड इन प्रैक्टिस आल्सो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं. एंड जब फेड रेट कट्स करता है तब गोल्ड, जब डॉलर वीक होता है एंड गोल्ड प्राइसेस आ जाते हैं. तो अभी एक और रीजन ये है, अभी आपने पूछा था कि व्यू क्या है इन द नियर टर्म. तो एक और रीजन ये भी है कि अगर यूएस फेड इस रेट कट साइकिल पर है, और अगर वहां उस पाथ पे चल रहा है, 50 बिप्स ऑलरेडी हो गया है रेट कट, एंड आगे भी एक्सपेक्टेड है रेट कट्स होना, तो फिर ऑब्वियसली इट विल सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस. तो वो भी एक रीजन है. तो मैम अगर आपने जो अभी सिस्टम बताया उसमें मेरे को कुछ ऐसे समझ में आता है कि पहले अगर कोई बैंक या फिर कोई कंट्री $100 इशू कर रहा है तो उसके पास $100 का गोल्ड होना चाहिए था, जी. एंड धीरे 1970s में ये सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया कि इट वाज राइट. नॉट नेसेसरी कि आपके पास कितना गोल्ड है, लेकिन आप करेंसी इशू कर सकते हो। तो श्योर. मैम, तो इसकी वजह से ही क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमीज में बढ़ना चालू हुआ? सो यूएस जैसे उसने काफी डॉलर्स प्रिंट करे, और कोई भी कर सकता है. अगर आपकी रिजर्व करेंसी गोल्ड रहती है, तो गोल्ड के रिजर्व्स, ना सेंट्रल बैंक गोल्ड को क्रिएट कर सकता है, ना सेंट्रल बैंक गोल्ड को प्रिंट कर सकता है, राइट। और ना ही सडनली माइन कर सकता है. ओवरनाइट माइनिंग भी नहीं हो सकती है गोल्ड की. तो अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो फिर वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट सडनली उस गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आना इन अ सिनेरियो जहां पे यूएस जो है वो ऑलरेडी इतना करेंसी प्रिंट कर चुका है टू सपोर्ट द इकोनॉमी ऑब्वियसली. एंड यूएस डॉलर इतना प्रिंट करके भी यूएस डोमिनेंट करेंसी है, इसीलिए वो डॉलर प्रिंट करके डेट टू जीडीपी को कंट्रोल में रख सकता है, उस रेशियो को. क्योंकि क्या होता है, जब आप मनी प्रिंटिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो आपका जो जीडीपी है डिनोमिनेटर, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है. तो डेट टू जीडीपी, फिर आपका डेट उसके सामने छोटा लगने लगता है, तो डेट टू जीडीपी काफी मैनेजेबल हो जाता है. एंड यूएस हैज बीन डूइंग दिस. और यूएस करेंसी इतनी डोमिनेंट है, जैसा कि मैंने बताया, पूरा जाल है. तो इसीलिए यूएस ये चीज कर पा रही है. इन्फ्लेशन हाई हुआ था, 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन उस इकोनॉमी में था, और ये भी फियर्स थे कि उसकी वजह से रिसेशन आ जाएगा, बट अभी कुछ हुआ नहीं है. स्लो डाउन है, स्लो ग्रोथ है, बट देर इज नो रिसेशन करंटली इन द यूएस दैट इट हैज बीन टैग्ड.
और वापस वो रेट कट साइकिल में अब अपने आ गए हैं। तो यूएस वो कर सकता है। कोई भी रिजर्व करेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये होना चाहिए कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमी ओपन होनी चाहिए, कैपिटल फ्लोज फ्री होने चाहिए और लो इंटरेस्ट रेट्स होना चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व करेंसी इकोनॉमीज और या रिजर्व करेंसीज। सो उस हिसाब से वो कर पाए हैं। करेक्ट। एंड मैम मैंने बहुत बार देखा है कि इंडियन मार्केट्स में गोल्ड का प्राइस फॉर एग्जांपल एक ईयर में 14% मूव किया है, बट वही सेम गोल्ड का प्राइस जब मैं यूएस मार्केट्स में देखता हूँ, डॉलर के टर्म्स में देखता हूँ, तो वो 9-10% ही होता है। तो मैम ये हम्म। डिफरेंस क्यों आता है? तो हमारी जो करेंसी है, हम ग्रोथ इकोनॉमी है राइट। और जो हमारी करेंसी है आईएनआर, वो एवरी 3 to 4 years 4 to 5%, मे बी सम ईयर्स 10%, सम ईयर्स 3%, वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होती है। ओके। और इसका रीजन ये है कि अगर आपने इंडियन रुपी में आपको 10% या 14% रिटर्न्स मिले हैं, बट वही चीज बिकॉज आपकी आईएनआर की वैल्यू घट गई है, तो आपके डॉलर रिटर्न्स, बिकॉज आपकी जो वो करेंसी है जिसमें आपने गोल्ड खरीदा है, वो अगर डिप्रिशिएट हो गई है या डी वैल्यू हो गई है अगेंस्ट डॉलर, तो फिर डॉलर रिटर्न्स कम लग सकते हैं। ओके, सो मतलब मेरे को जो गोल्ड का अप्रिसिएशन डॉलर के टर्म्स में हुआ वो तो मिला ही, साथ में जो हम्म। आईएनआर डिप्रिशिएट हो गया वो भी ऐड होके मिल जाता है। ठीक। ओके। ठीक। ऑलराइट। एंड मैम आपने एक रिलेशन बताया था बिटवीन गोल्ड प्राइसेस एंड यूएस डॉलर। हम्म। वैसे ही बहुत डिस्कस्ड रिलेशन है बिटवीन गोल्ड प्राइसेस एंड स्टॉक मार्केट। जनरली लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जब बढ़ते हैं तो गोल्ड प्राइसेस हम्म। स्टेबल रहते हैं या गिरते हैं, और स्टॉक मार्केट जब गिरते हैं तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ने हम्म। लग जाते हैं। हम्म। कितनी सच्चाई है मैम ये बात में कि ये रिलेशन ट्रू है? और अगर ये रिलेशन ट्रू है तो क्या गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं हम एज अ हेज अगेंस्ट स्टॉक मार्केट्स? सो हिस्टोरिकली अगर हम कोरिलेशन देखें, तो स्टॉक मार्केट से के साथ में गोल्ड का कोरिलेशन काफी कम है, अबाउट 0.2 to 0.5। बॉन्ड्स के साथ में और ऑयल के साथ में ज्यादा है, 0.5 to 0.7। सो बॉन्ड्स के साथ ज्यादा है एंड स्टॉक मार्केट्स के साथ कम है। तो यस, अगर आप देखें तो जो तीन चीजें हमने बात करी कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन, और इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन कनेक्टेड है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपका इन्फ्लेशन हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी को वो डेप्रिशिएट करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जब आती हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट्स फियर की वजह से, डर की वजह से गिरने लगते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जैसी हमने बात की कि गोल्ड अच्छा करता है, तो आई थिंक स्टॉक मार्केट का कनेक्शन कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस या कोई भी इकोनॉमिक इवेंट के आने पर होगा। तो अगर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट या जियोपॉलिटिकल इवेंट की वजह से अगर स्टॉक मार्केट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, तब गोल्ड प्राइसेस वुड सपोर्ट। तो इसीलिए एक और करेक्ट। रीजन ये भी है, अगर आप स्टॉक्स को भी ऐड कर दें, कि गुड टू हैव इन द पोर्टफोलियो राइट। गोल्ड। ओके। एंड मैम जनरली आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं, चाहे वो चाइना के हो, रशिया के हो, इंडिया के हो, वो गोल्ड परचेज करते हैं ताकि अपने ओवरऑल रिजर्व्स का कुछ परसेंटेज वो गोल्ड रख सके, एंड दे ट्राई टू इंक्रीज इट जितना हो पाए। वैसे ही मैम अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स और भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो गोल्ड परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और अगर करते हैं तो ये डेटा हमको कहाँ से मिल सकता है, हम कहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई ये इंस्टीट्यूशंस गोल्ड बाई कर रहे हैं अभी? सो सेंट्रल बैंक्स बाय यस, और फिजिकल जो ईटीएफ्स होते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स, उनको भी मैंडेटरीली फिजिकल गोल्ड के साथ उनको बैक ओके। करना होता है। तो अगर गोल्ड ईटीएफ्स बढ़ रहे हैं, अगर उनकी डिमांड या उनकी नेट सेल्स बढ़ रही है, तो जो भी एसेट मैनेजर्स हैं उनको फिजिकल गोल्ड खरीदना होगा। Demand bars and coins from banks, jewelry demand, coins and bars from jewelers also, या jewelry from jewelers, इस सब में भी गोल्ड की डिमांड है, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी गोल्ड की है। तो कहीं काफी काफी जगह गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो अगर ये सारी चीजें हैं जो कि गोल्ड की डिमांड ड्राइवर्स हैं और गोल्ड बाय करते हैं, बट सप्लाई जैसे कि मैंने कहा लिमिटेड है, वो माइन होगा। करेक्ट। एंड मैम रिगार्डिंग दिस हमको ये डेटा कहाँ से मिल सकता है? कोई ऐसी साइट है, वेबसाइट है जहाँ से हम ये हम्म। डेटा चेक कर सके?
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साइट पे काफी सारा डेटा अवेलेबल है गोल्ड के ऊपर। हमने भी एक्सेस किया है, हम करते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड साइट गोल्ड डेटा के लिए, हिस्टोरिकल एंड करंट। एंड राइट, एंड मैम डिजिटली जैसे आपने कहा कि जब ईटीएफ्स गोल्ड के बनते हैं तो वहाँ पे उनको बैक करना पड़ता है फिजिकल गोल्ड के साथ। तो क्या मैम म्यूचुअल फंड्स भी जब गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं तो वो लोग भी बैक करते हैं जी गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के साथ? जी बिल्कुल, ईटीएफ या ईटीएफ को रैप करके जो एक फंड ऑफ फंड का भी फॉर्मेट होता है, दोनों ही जगह गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय करना पड़ता है एसेट मैनेजर्स को। हम भी करते हैं एज टाटा म्यूचुअल फंड, हम भी हमारा भी गोल्ड ईटीएफ एंड एफओएफ है, हमें भी बाय करना होता है। ओके, एंड मैम जैसे आपने बातों बातों में कहा कि पोर्टफोलियो का 15-20% गोल्ड रहता है तो अच्छा रहता है क्योंकि एक हेज की तरह वर्क करता है। मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या एक 25 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड और 45 ईयर ओल्ड के लिए कितना कितना हम्म, परसेंटेज ऑफ गोल्ड हमको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, हम्म। ताकि एक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन इन तीनों ही एज ग्रुप को मिल जाए? तो आई टेक अ स्टेप बैक यहाँ पे कुणाल, और जैसे लास्ट 15 ईयर्स का डेटा अगर आप देखेंगे, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, आप देखेंगे कि सीएजीआर बेसिस पे गोल्ड और स्टॉक्स में 2 to 4% का गैप है। ओके। ऑब्वियसली स्टॉक्स आर हायर सीएजीआर, बट 2 to 4% सीएजीआर काफी बड़ा होता है, विच इज देयर, क्योंकि स्टॉक्स अपना एक रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन कैरी करते हैं। राइट। और अगर आप हिस्टोरिकल अगेन 10-15 ईयर का डेटा देखेंगे, या इवन नियर टर्म का भी, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का भी, तो भी आपको ये दिखेगा कि डेट यील्ड्स एंड गोल्ड में भी 2 to 4% का गैप है। तो स्टॉक रिटर्न्स, गोल्ड एंड डेट, राइट। फिलहाल 15 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये, एंड अगर आप कहीं पे प्रिंट हुआ था ये, एंड सोर्स भी मेंशन था, 40 ईयर डेटा देखेंगे तो गोल्ड एंड एफडी को कंपेयर करते हुए, तो आप देखेंगे कि 1% ऑन सीएजीआर बेसिस पे गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और करेक्ट। इन्फ्लेशन को 1.5% सीएजीआर बेसिस पे बीट किया है। तो ये सारे अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, और अगर हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था कि कौन से सिनेरियोज में गोल्ड कैन बिकम अ हीरो और गोल्ड कैन राइज अप टू द ओकेजन, अगर हम वो वाले सिनेरियोज और ये डेटा को साथ में रखें कुणाल, तो आई थिंक गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना कन्विक्शन किसी को भी आ जाएगा, चाहे वो 25 हो, 35 हो, 45 हो। तो वो एक, दिस इज वन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अब कितना होना चाहिए इस एज ग्रुप के हिसाब से? अगर 25 ईयर ओल्ड है एंड लॉन्ग रनवे है इन्वेस्टमेंट्स का उनके सामने, 25 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल के सामने काफी लॉन्ग वे है, तो फिर एक्विटीज ज्यादा होना चाहिए एंड गोल्ड की मात्रा कम होगी। गोल्ड एंड डेट बोथ ही कम हो सकते हैं, बट जैसे जैसे आप जाते हैं तो थंब रूल जो है 100 - एज, उतना आपका स्टॉक होना चाहिए, और उसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ है वो डेट और गोल्ड में हो सकता है। तो डिपेंड कर सकता है, अगर 35, 45, 45 ईयर ओल्ड कोई है तो 20-25% गोल्ड भी हो सकता है। अगर 25 to 35 है तो 15% गोल्ड भी हो सकता है, 12 to 15% गोल्ड इज ऑल्सो। Right. और मैम इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या है गोल्ड के? जैसे आपने फंड ऑफ फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड हो गया उसके बारे में बताया, ईटीएफ्स के बारे में बताया। उसके अलावा मुझे अगर गोल्ड परचेज करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल? सो डिजिटल गोल्ड जो है, आपने जैसे बोला ईटीएफ है, और एक फंड ऑफ फंड फॉर्मेट भी है। फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं लोग बैंक से, ज्वेलर से, बार्स एंड कॉइन्स के जरिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक तरीका है जहाँ पे गोल्ड बाय किया जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ये है कि उसकी मेच्योरिटी वैल्यू होती है, देर आर पर्टिकुलर टाइम्स जब वो अनाउंस किए जाते हैं, और उनकी मेच्योरिटी डेट्स होती हैं 8 ईयर्स। तो बहुत ही लंबे समय तक अगर आपको गोल्ड का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखना है, तो फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ दी टाइम लॉजिस्टिक्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे उसके। करेक्ट। अदरवाइज गोल्ड ईटीएफ में क्या है कि आपने एक बार गोल्ड खरीद लिया, यू कैन कीप एडिंग यूनिट्स, तो फिर वो आपका, जब तक आप उस फोलियो को सेल नहीं करते हैं तब तक वो इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो फिजिकल गोल्ड है उसमें ईटीएफ में भी जीएसटी लगता है, फिजिकल गोल्ड में भी जीएसटी लगता है। हाउएवर, फिजिकल गोल्ड आप अगर इकट्ठा करते जाएं, स्टोरेज। आपको प्योरिटी एंड स्टोरेज दोनों का ही काफी ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो एक ये डिजिटल गोल्ड इज वेरी इजी टू मैनेज एंड रिडीम, तो डिजिटल कभी भी गोल्ड में आप भी टू उसको। पॉइंट फाइव परसेंट जीएसटी होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
जीएसटी दोनों में 3% जीएसटी होता थ्री है, परसेंट फिजिकल गोल्ड में भी होता है और ईटीएफ्स में भी होता है। ईटीएफ्स में आपको एक टीआर एक्सपेंस रेशियो होता है, 65 50 60 बेसिस का आपको एक्सपेंस ओके। रेशियो होता है। और फिजिकल गोल्ड में आपका मेकिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट आ जाती हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपका जो, बिकॉज वो यूनिट्स हैं, वो ट्रेड करते हैं, अवेलेबल होते हैं, लिस्टेड यूनिट्स हैं, तो उनमें आपका एसटीटी और या आपका जो ब्रोकरेज, वही सारे कॉस्ट हैं। और आपको उसमें 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। बट जैसा कि मैंने बताया, वो टाइम लॉजिस्टिक्स आपको राइट। मैनेज करना पड़ता है। एक बार और आपके 8 साल हो गए, तो वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो फिर आप वापस से आपको जाके कहीं गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। राइट। और एसजीबीज में भी मैम ऐसा होता है कि जब मैं बॉन्ड बाई करता हूँ तो जो बॉन्ड इशूअर है, उनके पास गोल्ड रहना चाहिए, फिजिकल गोल्ड टू बैक द एसजीबी। यस, वो भी होना चाहिए, बिल्कुल। ओके ऑलराइट। एंड मैम सब में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, राइट फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू ईटीएफ टू म्यूचुअल फंड, जब मैं सो बाई सेल करता हूँ तो? यस, सो लिस्टेड अनलिस्टेड टैक्सेशन एक है। तो लिस्टेड में आपका 12 मंथ्स अगर है, 12 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म इज 12.5% एंड शॉर्ट टर्म इज स्लैब रेट। ओके। और अनलिस्टेड में आपका वही पीरियड 24 मंथ्स हो जाता है, और 12.5 एलटीसीजी और स्लैब रेट एसटीसीजी। ईटीएफ जो है आपके, वो लिस्टेड में जाते हैं, और जो आपका फंड ऑफ फंड फॉर्मेट होगा, वो आपका अनलिस्टेड में जाएगा। फिजिकल गोल्ड भी आपका अनलिस्टेड में जाएगा। सो बेसिकली 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड हो जाता है। ओके मैम। देन इससे हमको ये दिखता है कि देयर इज अ नेचुरल शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉलिसीज कि हम लिस्टेड स्पेस की तरफ ज़्यादा जाए गोल्ड परचेज बिल्कुल, करना चाहे तो। मोर टैक्स एफिशिएंट, यस, बिल्कुल। ईज, कन्वीनियंस, मोर टैक्स एफिशिएंट। ओके, तो मैम फिर क्यों म्यूचुअल फंड्स लॉन्च होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ दिस ईज, कन्वीनियंस एंड टैक्सेशन, बिकॉज वो लिस्टेड, ईटीएफ्स भी लिस्टेड होते हैं। ओके। गॉट ईटीएफ्स इट। आर लिस्टेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, फंड ऑफ फंड, आपकी बात सही है, फंड ऑफ फंड लिस्टेड स्पेस में नहीं आएगा। जो ईटीएफ्स हैं वो लिस्टेड स्पेस में आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीमैट का रूट, ट्रेडिंग का रूट नहीं लेना चाहते, और वो सेटअप अकाउंट का उनके पास नहीं होता है, वो नहीं घुसना चाहते हैं करेक्ट। उसमें। तो उनके लिए एक फंड रूट, एक फॉर्मेट ये भी है, एंड करेक्ट। विच इज एटलीस्ट मच मोर कन्वीनियंट देन होल्डिंग फिजिकल। करेक्ट। एंड मैम टैक्सेशन हमने समझ लिया, जीएसटी समझ लिया, इसके अलावा और कोई ऐसे कॉस्ट है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो रिगार्डिंग परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड? नहीं, तो जैसे मैंने कहा, ईटीएफ्स में आपका टीआर होगा, इन फंड ऑफ फंड इन ईटीएफ्स में टीईआर है, एक्सपेंस हम्म। रेशियो होता है। जीएसटी तो आपके दोनों में ही होता है, फिजिकल में और ईटीएफ में। फिजिकल में आपकी अगर ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस आर वेरी एक्सपेंसिव, और नहीं है, गोल्ड बार्स हैं तो भी स्टोरेज कॉस्ट होगी, लॉकर एक्सपेंसेस होंगे, एनुअल एक्सपेंसेस होंगे, रिस्क भी है उसमें। तो वो भी एक तरह की कॉस्ट है, बट अदरवाइज ऑल्सो स्टोरेज कॉस्ट तो है ही। तो ये सारी कॉस्ट हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, हमारा जो ऑडियंस है वो जनरली अभी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, इधर थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू ईटीएफ्स और थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स। तो उनके लिए आप कुछ सजेशन या फिर कोई एडवाइस देना चाहोगे, पर्टिकुलरली अबाउट गोल्ड इन्वेस्टिंग? सो आई थिंक, जैसे कि बाकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हम कहते हैं कि सिस्टमैटिकली एंट्री पॉइंट्स लेते रहिए, एक्सपोजर मार्केट्स में स्प्रेड आउट करके लेते रहिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, उसी रूट से उसको एक्सेस करना एक बहुत अच्छी बात होगी। तो गोल्ड को भी उसी रूट से एक्सेस किया जाना चाहिए, कि मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स ले लीजिए, बिकॉज सडनली अगर आपको हाई वैल्यू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एक पॉइंट इन टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ओवर अ पीरियड होगी, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और अपने ओवरऑल एनुअल पोर्टफोलियो डिस्कशंस में हमेशा गोल्ड का एलोकेशन देख सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है, तो उसको ऐड कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक्स बहुत ज्यादा रन अप हो गए हैं, तो हो सकता है कि गोल्ड के एलोकेशंस कुछ सालों में बहुत नीचे चले जाएं। और एक एनुअल रिव्यू में एसेट एलोकेशन में गोल्ड का एलोकेशन रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक दिवाली के पास हम ये शूट कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली धनतेरस पे ये वीडियो लोग देख पाएंगे, तो उससे बेटर कोई टाइम नहीं हो सकता टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट गोल्ड। आपने अपना टाइम निकाला और आपने हमको गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में
सारी चीज़ें क्लियर की, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री टू द करंट सिनेरियो, और कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या कॉस्ट और रिटर्न्स हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए व्हेन वी परचेज और सेल गोल्ड। आप, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड रिगार्डिंग गोल्ड। और पूरे यूट्यूब चैनल पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड को इन डेप्थ किसी वीडियो में कवर किया गया है। तो आपसे बेटर कोई पर्सन नहीं था जो गोल्ड को इतने डिटेल में हमारे साथ डिस्कस कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग योर कुणाल, टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इवन आई लाइक जो आपका फ्लो ऑफ क्वेश्चंस था, मुझे भी बहुत पसंद आया आपसे बातचीत करना। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक थैंक यू यू। मैम।